इसमें संशोधन हुए हैं उन सभी को समझा देते हैं कि रेट्स क्या होती हैं, इसमें चेंज कैसा होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, पेट्रोलियम है पे जीएसटी नहीं है, अगर लग जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा, सस्ता कैसे हो जाएगा ये देखते हैं। इसका जो गुण होता है वैल्यू एडिशन टैक्स, उससे क्या होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं राकेश सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल आर के जीएसटी माइंड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ समय से जीएसटी जो है इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्टिकल भी छप रहे हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। इसमें क्या है, कुछ जो व्यक्ति हैं उनको पता है कि जीएसटी क्या होता है, किसी को थोड़ा अच्छे से पता है, किसी को थोड़ा हल्का पता है, ठीक है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि जीएसटी को अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, कि इसके बेसिक से लेकर और जो अभी तक इसमें संशोधन हुए हैं उन सभी को समझा देते हैं कि रेट्स क्या होती हैं, इसमें चेंज कैसा होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, पेट्रोलियम है पे जीएसटी नहीं है, अगर लग जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा, सस्ता कैसे हो जाएगा ये देखते हैं। इसका जो गुण होता है वैल्यू एडिशन टैक्स, उससे क्या होता है। आइए शुरू करते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। जीएसटी, जैसे जीएसटी का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब होता है वस्तु और सेवा कर, ठीक है, हिंदी में। तो अब पहले देख लेते हैं जीएसटी क्या होता है। ये तो सरकार लगाती है, जैसे कि एक टैक्स है और ये टैक्स कैसा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष टैक्स क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष टैक्स ऐसे होते हैं जिनका जो भार होता है देने वाले का वो किसी दूसरे पर टाल देता है। मतलब जीएसटी का जो टैक्स होता है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरों पे, ठीक है। बस इतना ही मतलब होता है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं हूं और एक कंपनी है, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उस पर जीएसटी वगैरह सब लगा, लेकिन उसने ना देखा वो जो प्रोडक्ट मुझको बेच दिया, मैंने उसको कंज्यूम दिया, फाइनली जो मैंने पैसा दिया है उसको परचेज करने के लिए मैंने कंज्यूम कर लिया, तो वो मुझ पर लगा, ठीक है। तो वो बच गया, मैंने दिया किसको, सरकार को। इस तरह से होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं, जैसे ये तो टैक्स हो गया, ठीक है, जीएसटी। एक होता है जीएसटी आईएन। तो इसका क्या मतलब होता है जीएसटी आईएन का, इसका सिंपली मतलब होता है जो जीएसटी नंबर लेते हैं, जैसे जीएसटी है, अब टैक्स तो दे नहीं है, अब टैक्स कैसे दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको देती है जीएसटी आईएन नंबर। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे उनको पहचाना जा सके कि क्या नंबर आपको पड़ा है, मतलब आप इसके माध्यम से टैक्स चुकाएंगे, ठीक है। तो वो होता है जीएसटी नंबर, जो बिजनेसमैन को या शॉपकीपर्स को दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है जीएसटी एन। तो उसका क्या मतलब होता है, वो एक तरह की गैर लाभकारी कंपनी है जो इस पूरे सिस्टम को सर्कुलेट करती है, चलाती है, मैनेज करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो उसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले कि जीएसटी क्या होता है, ठीक है, और ये कब लागू हुआ था। जो जीएसटी है, चर्चा हुई थी इसकी लगभग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2000 के समथिंग में। उसके बाद 10 में इसमें डिस्कशन वगैरह हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फाइनली 2017 में लागू हो गया, ठीक है। अब ये जीएसटी जो होता है लागू हो गया अप्रत्यक्ष कर के रूप में, उसमें इसमें क्या है, ये संघवाद की भावना को प्रदर्शित करता है। मतलब संघवाद को हम मेनली तो पढ़ते हैं पॉलिटी में, ठीक है, लेकिन इसका मोटा मोटा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। संघवाद का मतलब होता है जैसे दो सरकार, दोहरी गवर्नमेंट है हमारी, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। जो सेंट्रल और स्टेट, इन दोनों में जो अच्छे से कोऑपरेशन होता है, मतलब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को कि हाँ ठीक है दोनों मिलकर कर लेते हैं, उसी को कहते हैं मोटा मोटा संघवाद, ठीक है। जो अच्छी आदतें होती हैं उनमें दोनों में कॉम्बिनेशन बनाकर काम कर लेते हैं वो एक दूसरे के सहयोग से। अब दूसरा नंबर क्या है, इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं जीएसटी का क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है इसका डुअलिस्टिक, मतलब दोहरा। दोहरा कैसा होता है, जैसे अभी हमने बात की थी, एक तो सेंट्रल लेवल पे जैसे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये कौन लगाता है, ये ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। अब दूसरा देखते हैं एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। तो इसका मतलब क्या होता है, एस लगा दिया मतलब स्टेट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब इसको कौन लगाता है, अगर गवर्नमेंट राज्य में बिक रही है स्टेट में तो स्टेट लगाएगी, यदि यूटी में बिक रहा है प्रोडक्ट, कंज्यूम वहां हो रहा है तो यूटी लगाएगा इस पे टैक्स, जीएसटी, ठीक है। नंबर 3 में क्या देखते हैं, इसकी जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब कैसी होती है जो ये इतना पॉपुलर है, ठीक है। जीएसटी पहले के जो टैक्स होते हैं उनसे अच्छा माना जाता है इसको, और है भी अच्छा, एक्चुअल में अच्छा है। इसने बहुत सारे टैक्सों को खत्म कर दिया और अपने में मर्ज कर लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्स इसने अपने में मर्ज कर लिए हैं। अब देखते हैं नेचर क्या होती है इसकी, वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है, बैट के जैसी। ये जो इसकी जो नेचर होती है, इसमें होता क्या, मेनली देखो, इसमें यह है उत्पाद को, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं,
जिनकी कंपनी है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, और जो दूसरे होते हैं व्यापारी जो ट्रेड कर रहे हैं उन वस्तुओं का, ठीक है, उन पर, और तीसरे होते हैं सेवा प्रदाता, मतलब जो सेवा दे रहे हैं। तीन होगा ये। इनको और भी हो सकता है, इनको आईटीसी, आईटीसी की फुल फॉर्म देखते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध कराने का गुण रखता है, ठीक है। अभी समझेंगे क्या है बैट का मतलब, अभी मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा बैट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो है आईटीसी में जो उत्पादक व्यापारियों और जो ये सेवा प्रदाताएं होती है, इनको इनकी जो आदतें, वो आगत होती है, आगतें इनपुट मतलब जो ये लगाते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उस पर दिए गए कर, मतलब जो इन्होंने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया उस पर इन्होंने टैक्स दिया, ठीक है, टैक्स दिया, तो उस पर जो और टैक्स लगाते हैं वो, तो उस पर जो होता है वो जो टैक्स लगाते हैं बाद में, तो उस पर छूट दे दी जाती है, ठीक है, कर पर छूट दे दी जाती है। अब बात करते हैं आईटीसी की। तो आईटीसी में क्या होता है, आईटीसी में उत्पादकों, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं, इस ऐसे जो होते हैं उनकी जो आगत होती है, मतलब कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं, उसमें जो इनकी लागत वगैरह लगती है, उस पर जो इनपुट्स होते हैं वो, उन पर दिए गए कर, जो टैक्स देते हैं उन पर, या तो उनको वापस लौटा दिए जाते हैं वो टैक्स, या ऑफसेट, मतलब जो वो टैक्स होते हैं वो जो पीछे से जो टैक्स व्यवस्था चली हुई है जीएसटी में वैट वाली, तो उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, या तो वापस पहुंचा देते हैं, या माइनस कर देते हैं, या उसमें माइनस का मतलब उसमें ऑफसेट या समायोजन समायोजन कर देते हैं उसी में, ठीक है, टैक्स के रूप में। अभी देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल की छूट दे दी जाती है। और आईटीसी जो होता है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो छूट दे दी जाती है इनको, जैसे उत्पादक हो गए, व्यापारी और सेवा प्रदाता, इनको जो छूट दी जाती है, लेकिन कंज्यूमर को नहीं दी जाती है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसको नहीं दी जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि जीएसटी है, मान लो एक जीएसटी है टैक्स, यह है मोहन, यह है सोहन और यह है रामू। मोहन मान लो ये कंपनी है, ठीक है, मोहन इसकी कोई कंपनी है, लिख लेते हैं कंपनी, ठीक है, जो ये प्रोडक्शन कर रही है। अभी प्रोडक्ट बनाकर कितने की इसकी कॉस्ट आ रही है, इतने इसकी कॉस्ट आ रही है 80 रुपए की, ठीक है, या ये 80 रुपए की बेच रही है। अब इस पे क्या हुआ, 80 रुपए का इसने प्राइस इसका डिसाइड किया, इस पे लगा दिया जीएसटी 10% से, तो अब फाइनली इसकी जो कॉस्ट हो गई कितनी हो गई, टोटल बिल बन गया इसका 88 रुपए का, ठीक है, 88 रुपए का। अब इसने क्या किया, इतने में तो बेचेगा नहीं क्योंकि कॉस्ट वॉस्ट आ रही है, अब उसने बेच दिया इसको 100 रुपए का, ठीक है, सोहन को, जो एक व्यापारी है, सोहन को बेच दिया 100 रुपए का। अब सोहन को जब बेचा है तो उस पर भी टैक्स लगा होगा, तो 10% टैक्स उस पर लगा है, तो 100 रुपए का भी ये कितना हो गया, 110 रुपए। तो इसका टोटल बिल कितना बना सोहन का, 110 रुपए, ठीक है। अब सोहन से खरीद लिया रामू ने, जो एक कंज्यूमर है, ठीक है, ये फाइनली उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो जो 10% लगा था इसको कितनी पड़ी थी, 110 रुपए की, ठीक है। अब मुझको ये बताओ, ये जो 110% को है इसका टोटल बिल हुआ, और 110%, 110 रुपए का ही इसने बेच दिया इसको रामू को, तो अब इसको बचा क्या, क्यों ये आगे ट्रेड करेगा, क्यों ये व्यापार करेगा, क्योंकि इसको लाभ ही नहीं होगा तो करेगा कैसे। तो इसका आंसर ऊपर है, आइए देखते हैं ऊपर क्या है। जैसे सोहन के लिए जो टोटल ग्रोथ, जो टोटल होता है इकोनॉमिक्स में कहते हैं ग्रोथ उसको, ठीक है, जो सोहन के लिए ग्रोस टैक्स लायबिलिटी है, मतलब जो टैक्स देगा सोहन वो देगा 10 रुपए, जैसे कि यहाँ दिया उसने, ठीक है, 10 रुपए की टैक्स दे दिया उसने, 100 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का टैक्स दे दिया, ठीक है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो आईटीसी का गुड सोहन को मिलेगा, आईटीसी इसको मिलेगा आईटीसी, ठीक है, इसको मिलेगा आईटीसी। आईटीसी में क्या होता है, जो पिछला वाले जो पिछला है ना कंपनी, उस पर जो टैक्स लगा है ये 10% की दर से 8 रुपए, ये जो सोहन है आईटीसी का गुड मिल जाएगा इसको सोहन को, आईटीसी। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 8 रुपए पहले ही ले चुकी है सरकार मोहन से, तो ये माइनस हो जाएगा। अब सोहन को कितना देना पड़ेगा, समायोजित कर दिया उसने, कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 2 रुपए, ठीक है। तो फाइनली जो इसको इसकी लाइबिलिटी बनती है नेट सोहन की, वो कितनी बनती है, 2 रुपए। अब वो खाली 2 रुपए देगा इसको, जैसे अब इसको 110 रुपए में बेचा है उसने, तो इसको कितना पड़ा है, क्योंकि 8 रुपए तो जो आईटीसी है 8 रुपए वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो कितना पड़ेगा इसको, 102 रुपए का पड़ेगा।
₹8 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से सस्ती हो जाती हैं चीजें। समझता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। हमने बात की थी कि कौन-कौन से टैक्स जो बहुत सारे थे पहले जीएसटी से पहले, सन 2017 से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको मर्ज किया गया है जीएसटी के अंदर। आइए देख लेते हैं शॉर्ट में क्या-क्या थे। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये आप तो समझते हैं काउंटर वैलिंग ऐसी होती है जैसे एक देश ने दूसरे देश पे लगाई तो दूसरा देश भी उसके काउंटर में लगा देता है, उसी को कहते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ठीक है। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जो रेट होती हैं वो क्या होती हैं। ये स्लैब जो कह रहे हैं आजकल उनको 5%, 12, 18 और 28%। अब इसमें क्या होता है, जो 5% जो होती है ये लगाते हैं 5% उन पर लगाते हैं जो बेसिक नीड्स की जो चीजें होती हैं, जो बेसिक गुड्स होती हैं, जैसे तेल, चावल, राशन, खाने पीने की जो मतलब नॉर्मली लाइफ में होती है, जरूरी जीने के लिए जरूरी होती है, तो प्रतिदिन के बेस पर कंज्यूम की जाती है, ठीक है, सभी के द्वारा, उनको कहते हैं बेसिक गुड्स। स्टैंडर्ड गुड्स में थोड़ी ऊपर आ जाती है, जैसे बाइक आ जाती है, फोन आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाती है, इन सब पे लगता है किसी पे 12, किसी पे 18%, तो इसको स्टैंडर्ड रेट कहते हैं, ठीक है। डीमेरिट जो ये 28% होता है, ये किस पे लगता है? 28% ऐसी चीजों पे लगता है जो होती है सिन गुड्स। सिन का मतलब आपको लग रहा है कि पाप तो इसको कह सकते हैं कि जो अल्कोहलिक होती हैं और जिनसे मतलब दूसरों पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया इन पे, ठीक है, लेकिन पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। जो बेकार चीजें होती हैं उन पे लगती हैं, और जो लग्जरी होती है मतलब बहुत महंगी महंगी जो खाली शौक के लिए खरीदते हैं आदमी, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके लिए लग्जरी जो गुड्स होती है उन पे भी लगता है 28%, ठीक है। लेकिन शराब पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल पे नहीं लगा हुआ है जीएसटी। इस पे क्यों नहीं लगा है? कोई संवैधानिक प्रावधान है इसके, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा गया है, इसको जीएसटी से बाहर रख दिया गया है। ये एक जीएसटी फ्री प्रोडक्ट है शराब, जिसको नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कमाई होती है इसको, तो इसलिए इसको जीएसटी से बाहर रख दिया है, क्योंकि स्टेट अपोज ही कर रही होंगी ऑब्वियसली। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जो जीएसटी काउंसिल है ये निर्धारित करेगी कि जो, हाँ, अब जो पेट्रोलियम की बात है, ये पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा महंगा भी है, ठीक है। आगे समझेंगे कि कैसे है महंगा, ठीक है। अभी देखते हैं, तो जीएसटी काउंसिल है वो निर्धारित करेगी कि जो पेट्रोलियम है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं। चलो मान लो हमारे लिए तो अच्छा है कि जीएसटी लग जाए, क्योंकि थोड़ा सस्ता हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट है उनकी तो बहुत सारी कमाई होती है इससे, वो तो नहीं चाहेंगी। चलो सेंटर भी मान लेते हैं एक बार को चाहेगी, सेंट्रल तो चाहेगी कि जीएसटी में ला दें इसको पेट्रोलियम को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है अपोज कर रही है लगातार। तो ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से पेट्रोलियम है, ठीक है, ये जीएसटी से बाहर है। जैसे पेट्रोलियम क्रूड, मतलब जिसको हम कहते हैं कच्चा तेल, ठीक है, जो माइन होकर ऐसे आ जाता है वो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट होकर। दूसरा होता है मोटर स्प्रिट, मतलब जो बाइक होती है, स्कूटी होती है, इनमें जो नॉर्मली जो पेट्रोल डाला जाता है वो होता है मोटर स्प्रिट। तीसरा है हाई स्पीड डीजल, मतलब जो ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक होते हैं, बसेस होती हैं, जो थोड़ा अच्छा भारी लोड ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं व्हीकल, उनके लिए आता है हाई स्पीड डीजल। चौथे की बात करें तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसमें क्या आता है, जैसे जेट्स होते हैं, फाइटर जेट हो गए हमारे, और जो ये फ्लाइट्स हो गई, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, इनमें जो यूज होता है उसको कहते हैं ये, ठीक है। और नंबर 5 पे क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का पता है आपको, एक तो होता है जैसे यही नेचुरल गैस होती है, और दूसरा होता है जैसे सीएनजी हो गई, वो हो गई, और ये सीएनजी वगैरह, ये सब इसी में आती है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, ये हम समझ लिया हमने। अब देखते हैं ये जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद होती क्या है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे जो परिवर्तन होते हैं जीएसटी में, जो टैक्स होता है इसमें कैसे परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो ये क्या है, जीएसटी जो परिषद होती है, इसमें किसी भी परिवर्तन, मतलब कुछ भी परिवर्तन करना है, टैक्स घटाना है, बढ़ाना है, कुछ संशोधन करना है, कुछ भी परिवर्तन करना है, तो जीएसटी जो परिषद होती है वो क्या करती है, कम से कम एटलीस्ट या मिनिमम कम से कम 3/4 जो मत अधिकार होते हैं उससे तो पास करानी पड़ेगा आपको, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगी, वोट करेंगी, तभी पॉसिबल है। अगर एक चाहे कि चलो, अब मान लो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चाहेगी चलो हम चुपके से ना जो ये पेट्रोल है इसको जीएसटी के दायरे में डाल देते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल के लिए तो फायदा है कि चलो डाल देते हैं, थोड़ा रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी। तो यदि
जो सेंट्रल गवर्नमेंट यदि वो चाहेगी भी कि हम चुप कैसा डाल देते हैं तो होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे वोटिंग राइट की बात करते हैं कि सेंट्रल के पास कितना है और स्टेट के पास कितना है। तो बात करें वोटिंग राइट की तो देखो सेंट्रल के पास है 1/3। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि टोटल है 100 तो लगभग 33% है सेंट्रल के पास वोटिंग राइट। और बात करें स्टेट की तो यदि टोटल 100 है तो उसमें से लगभग 66% स्टेट के पास है। और किसी भी बिल को पास करने के लिए या किसी भी चीज को इसमें थोड़ा भी परिवर्तन करने के लिए कितने मिनिमम पास जो चाहिए, पासिंग मिनिमम कितना चाहिए 3/4। मतलब अगर 100 है तो 75% राइट वोट चाहिए इसमें। और इसमें क्या हो रहे हैं, सेंट्रल के पास कितने हैं, लगभग 33%। और स्टेट के पास कितने हैं, लगभग 66। तो अब अगर स्टेट चाहे तो ये अकेले नहीं कर सकती, सेंट्रल चाहे तो वो भी अकेले नहीं कर सकती। ठीक है, चलो अब देखते हैं फाइनली कि जो जीएसटीएन बताया था हमने, जीएसटीएन वो क्या होता है। जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन, मतलब पूरा जो जीएसटी है मतलब ऑनलाइन है। ठीक है, तो इस पे ही सब मतलब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है या कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसको पूरे को संचालन करती है जीएसटी को, और इससे जो संबंधित जितने भी इसके वो हैं नेटवर्क, जो जैसे जिनको जीएसटी नंबर मिला हुआ है, कैसे इनको संचालन करती है इनका। तो देखते हैं, इसके लिए होता है एक ये जो गैर सरकारी कंपनी है जीएसटीएन, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, इसको स्थापित ही इसलिए किया गया कि इसका जो जीएसटी है इसका संचालन किया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स या वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन होती कैसी है। ठीक है, वैल्यू एडिशन का सिंपल सा मतलब है जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा, उसमें जो दोहरी गणना हो सकती है प्राइस की, उस या कीमत की जो बार बार उसमें काउंट होती है, उससे बचा जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे गेहूं है 10 रुपए का। ठीक है, गेहूं का ये जो 10 रुपए है इसको आगे एक्सटेंड किया तो उन्होंने बना दिया आटा। आटा ठीक है, 2 रुपए की उसमें कॉस्ट आ गई, हो गया 12 रुपए का। अब आटे से इन्होंने क्या बना दिया, फर्दर दोबारा ब्रेड बना दिया, ब्रेड हो गया, ब्रेड की फाइनल जो कीमत हो गई 20 रुपए। ठीक है, अगर अब हम इसको जोड़ को इनको ऐड करते हैं 10 + 12 + 20, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, लगभग 42। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 42 का। अब देखो इसमें क्या कितनी बार काउंट हो गया, 10 रुपए ये भी, ये वाले यहाँ भी काउंट हो गए और यहाँ भी काउंट हो गए, और ये 2 रुपए यहाँ भी काउंट हुए हैं, ये भी यहाँ भी काउंट हुए हैं। ठीक है, तो कितनी बार काउंट हो गए, बहुत बार। तो इससे क्या हो गया, जो हम जीडीपी वगैरह निकालते हैं ना तो बहुत सारी गणना होती है, इसलिए वैल्यू एडिशन जो होता है इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे 10 रुपए का आटा, ये गेहूं था। ठीक है, 10 ही रुपए का है। अब आटा बनाने में जो भी कीमत आई है हम उसको ले लेंगे, खाली सिर्फ इसको माइनस कर देंगे जो गेहूं की एक्चुअल कॉस्ट थी। तो 2 रुपए, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो 2 रुपए ये आए हैं और जो 10 रुपए हुए मतलब 12 हैं। तो इस 20 में से जो 12 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 रुपए का इसको मिला होगा। ब्रेड बनाने के लिए इसने बना दिया और 8 रुपए का इसका कॉस्ट आया। ठीक है, 20 टोटल 20 8 रुपए। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लेंगे 10 + 2 + 8। अब फाइनल जो आया ये भी 20 आया। तो देखा हमने कि अगर उसको कर रहे हैं ऐसी सब सारी कीमत को जोड़ देते हैं तो जो दिक्कत हो रही है, बार बार गणना हो जा रही है उसकी, जो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, बार बार गणना हो जा रही है, तो उससे बचने के लिए वैल्यू एडिशन का, उसको हिंदी में कहते हैं मूल्य संवर्धन, उसका यूज करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है फाइनल प्रोडक्ट की। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं ये जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम है तो ये महंगा क्यों हो जाता है आने के बाद मार्केट में। तो देखो जैसे कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल में क्या होता है, जैसे 100 रुपए लीटर आया ये। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए लीटर आया, 10 रुपए का इस पर आती टैक्स लग गया। ठीक है, तो कितने का हो गया ये, 110 रुपए का। आईटीसी वाईटीसी इस पे मिलता नहीं है। ठीक है, तो 110 रुपए का आएगी। अब जब ये आया तो जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जो टैक्स लगाती है, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये लगाती है, तो हो गया वो उतने का 110 रुपए का। उसके बाद चलो 110 रुपए का है, अब जो हमारी जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर ये आता है, पेट्रोल पंप पर आएगा तो क्या होगा, 110 रुपए का तो पेट्रोल पंप वाले को मिला। ठीक है, अब वो उसमें ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल वो उसने सेवा के लिए ऐसे लगा रखा है कि मतलब सेवा ही कर रहा है आदमी की, ऐसा नहीं है। उसको चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए वो अपना मार्जिन रखेगा 10 रुपए। 110 रुपए उसको पहले से पड़ा हुआ है, 10 रुपए वो अपने ऐड कर देगा, हो जाएगा 120, 120 रुपए लीटर। ठीक है, ठीक है, 120 रुपए लीटर हो गया। अब जो स्टेट आ गई, जो राज्य है वहां का,
रिलेटेड, तो वो क्या करेगा 10% टैक्स वो ठोक देगा इस पे। कितना हो जाएगा फाइनली 132। तो देखा आपने, 100 में आया था और 132 में ये बिक रहा है। अगर जीएसटी इस पे लगा होता तो आईटीसी का गुड में वो मिलता है इनको प्रॉफिट, आईटीसी मिलता। आईटीसी से क्या होता, हो सकता है 100 रुपए का आया ये, जो 10 रुपए का ये लगा है यहाँ, ये 10 रुपए यहाँ जाकर माइनस हो जाते क्योंकि आईटीसी में आ जाते, तो ये 100 रुपए का पड़ता है इसको। हो सकता है कि ये फिर 115 का बेच देता है इसको, या 110 का बेच देता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए अगर जीएसटी होता तो ये थोड़ा सस्ता हो जाता। चलिए फाइनली अब देखते हैं जो जीएसटी है, जीएसटी में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में क्या है। ठीक है, क्या क्या हुआ उसमें नया। तो जैसे लास्ट वाला अभी हमने देखा था, उसमें क्या थी, 4 रेट्स थी जिनको स्लिप कह सकते हैं। उसमें थी 5%, 12, 18 और 28%। ठीक है, उसमें देख लिया था हमने कौन कौन सी गुड्स आती है। और अब क्या कर दिया सरकार ने, अब कर दिए हैं सिर्फ तीन रेट्स, ये स्लैब 3 बना दिए इन्होंने, 5, 18 और 40। तो 80 जो 15 है वो 5 है, इसमें क्या करा, कुछ 12 की प्रोडक्ट डाल दिए, कुछ 12 के 18 में भी डाल दिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, जैसे वस्तुओं में तो सभी आ जाएंगी, पैकेज गुड, चप्पल से लेकर कपड़े सपड़े, ये सब जितना भी है जो नॉर्मल डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं सब आ जाएगा। जैसे घरेलू जो गैस होती है वो भी, घरेलू यूज के लिए जो गैस होती है वो भी। ठीक है, एलपीजी वगैरह जो होती है। और जो बच्चे का आहार होता है, जैसे जब बच्चा बोर्न होता है उसके बाद उसका क्या आता है, जो पाउडर वाला दूध वूध आता है उसके लिए भी, उस पर भी 5%। जो दवाइयाँ होती हैं अभी तक कितना था उसमें, 12 से 18% लगता था, लेकिन अब कितना 5%। और जो फर्टिलाइजर है, जैसे उर्वरक एनपीके हो गया, यूरिया हो गया, ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, खाद वगैरह जो खेत में डालते हैं हम अपनी एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, तो उसमें भी 5%। सेवाओं में क्या, जैसे स्लेव रेल परिवहन होता है, उसमें क्या देखो, इकोनॉमी क्लास की जो हवाई यात्रा होती है उसमें भी इतना लगेगा। और टूर ऑपरेटर जो सर्विस होती है उसमें भी। ठीक है, और जो टूर ऑपरेटर सर्विस होती है उसमें भी होता है। और जो 7500 रुपए पर नाइट के हिसाब से जो किराए पे मिलते हैं, जैसे होटल हो गए या आवास हो गए, उन पे क्या है लगेगा तो इतना, लेकिन उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीसी आप समझते हैं क्या होता है, सैलून पे लग जाएगा, जिम पे, फर्नीचर पे, और कॉमन प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 18% में क्या, 18% में इसमें क्या, आयुर्वेदिक दवाइयाँ डाल दी हैं और मोबाइल फोन डाल दिए हैं इसमें, दूर संचार, आईटी सेवाएं, और 7500 रुपये तक का जो पर डे का होता है होटल स्टे, उस पर भी लगेगा ये। ठीक है, और जो 40% है उसमें क्या, उसमें देखो जैसे 350 सीसी से बड़ी जो गाड़ी होती है, ठीक है, बड़े इंजन की, जिनको कहते हैं प्रीमियम मोटरसाइकिल, लग्जरी में ही आती है वो भी एक तरह से, उन पर लगेगा 40%। और जो नौकाएं यानी जो बोट्स होती हैं उन पर भी लग जाएगा 40%। और निजी विमान जैसे जो प्राइवेट जेट होते हैं उन पर भी इतनी लगेगा। और लग्जरी जो क्रूज सर्विसेज होती हैं उन पर भी लगेगा, जैसे महंगी कार आती हैं बहुत ज्यादा उन पर। ठीक है, और जो 5 स्टार होटल है जिनका पर नाइट का जो रेंट होता है वहां ठहरने का, वो 7500 रुपये से अगर ज्यादा का है तो उन पर भी लग जाएगा। ठीक है, 5 स्टार होटल। अब मोटा मोटा हम इसको बेसिक से लेकर जो अभी तक चेंज हुआ है, बाकी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनकी साइट पे मिल जाएगा जीएसटी की कि क्या क्या इनमें ऐड किया, बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। ठीक है, सबको लिखवाना यहाँ संभव नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। और आप यदि ऐसे ही सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से कुछ भी समझना चाहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, किसी में भी, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस समय हमारी एक सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, इसी चैनल पे, तो आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं उसको, और अच्छे से अपनी ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें हम बहुत सिंपल वे में चल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।